दिस इज फिफ्थ लेक्चर फॉर सरफेस केमिस्ट्री। आई इनवाइट एवरीवन टू द फिफ्थ लेक्चर। टुडे इज 29th अक्टूबर। आज हम लोग इवनिंग में मिल रहे हैं। ये हम लोगों का सेकंड मीटिंग है आज के दिन में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस टू मीट मी ट्वाइस अ डे। मेरे जैसे बोरिंग टीचर के साथ बोरिंग टॉपिक एक दिन में 2 बार पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ओवर हियर एंड आई थैंक एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम। और बोर नहीं करूंगा, टॉपिक स्टार्ट करूंगा, पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो पहले हम लोगों को एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है और मैकेनिज्म डिस्कस करना है। यहाँ पे हम लोग एड्सॉर्प्शन थ्योरी, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड इट्स मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट में 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड होमोजेनस कैटलिस्ट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बट आई एम रिवाइजिंग इट अगेन। आज सुबह वाली क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो ऐसा है कि अपने पास में एक सब्सटेंस है, मान लो कि ये रेड कलर का जो ऐसा ब्लॉक जैसा दिख रहा है, ये एक सरफेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट आएंगे, तो ऐसा इमेजिन करो कि येलो कलर के ऐसे 2 रिएक्टेंट आ गए, है ना, जो अपन ने पीपीटी देखा था एनिमेशन, वैसे ही वाली चीज है। अब ये जो 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों एक येलो ले लेते हैं और एक ग्रीन ले लेते हैं। चलो, एक येलो कलर का रिएक्टेंट है, ग्रीन कलर का रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले थे, लेकिन अब इन दोनों को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो ये दोनों घूम रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने ये सरफेस को देखा, तो ये सरफेस को देखने की वजह से क्या हुआ, ये सरफेस पे आके बैठ गए, एड्सॉर्ब हो गए। तो ये देखो, येलो कलर का पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गया और ये ग्रीन कलर का पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे इनको स्पेस मिल गई, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, डिस्टेंस कम होने की वजह से अब इनका इंटरेक्शन बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ गया तो अब ये चीज़ें रिएक्ट कर सकती है। रिएक्ट करने के बाद ये एक ब्लू कलर का मॉलिक्यूल जैसा बन जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट विल बी डिजॉर्ब। सो दीज आर द 5 स्टेप्स, these are the 5 steps in which adsorption takes place. Okay, so I am deleting this now. इसको अपन ने एनिमेशन में लास्ट टाइम पे अच्छे से देख लिया था, तो एक बार वो एनिमेशन रन कर लेते हैं हम लोग। एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस, तो याद रखिए ये होमोजेनस कैटालिसिस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे हेट्रोजेनस कैटालिसिस की बात करेंगे अपन। द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, ये कैटालिस्ट है, 2 पार्टिकल आ गए कैटालिस्ट पे, पहले पास में आए। पास में आने के, ये डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस, पहले वो पास में आए, फिर उसके बाद में वो एड्सॉर्ब हुए। स्टेप 2, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। मैंने बोला था ना एनिमेशन उल्टा हो रहा है, तो ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो नीचे जाना चाहिए, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर स्टेप 3 में क्या होगा, अभी एड्सॉर्प्शन हो गया। स्टेप 3 में एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, वो पास में आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अब देखो प्रोडक्ट बन जाएगा, इंटरमिक्स हो गया, रेड कलर का प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा पहले डिसॉर्प्शन। स्टेप 4, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम कैटालिस्ट सरफेस। देखो डिसॉर्प्शन हो गया, डिसॉर्प्शन होने के बाद प्रोडक्ट उड़ के चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट। तो ये 5 स्टेप में हेट्रोजिनस कैटालिसिस का एड्सॉर्प्शन से अपन रिलेशन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं हर साल कि सर ये जो कैटालिसिस वाला पार्ट है, ये सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाते हैं। एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन तक तो ठीक है, लेकिन कैटालिसिस का सरफेस केमिस्ट्री से क्या लेना देना। तो कैटालिसिस में हेट्रोजिनस कैटालिसिस जो आर्टिकल होता है, उस हेट्रोजिनस कैटालिसिस में एड्सॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, वो चीज अपन ध्यान में रखें। देखो पार्टिकल चला गया, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस हो गया। अब ये 5 पॉइंट्स है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठाया है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि अपन इसको रीड करें और एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन कर लिया है अपन ने, पहला पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स का आना, डिफ्यूजन होना म्हणजे पास में आना। दूसरा पॉइंट, एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। अब देखो वो चिपक गया, दूसरे स्टेप में एड्सॉर्ब हो गया, ये वो वाला जो एनिमेशन में उल्टा था। तीसरा, ऑकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये जब लाल कलर का गोला बन गया, तो ये जब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, वो फिगर 5.3 में भी गिवन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लेना बाद में। फोर्थ स्टेप में रहेगा डिसॉर्प्शन और फिफ्थ स्टेप में रहेगा डिफ्यूजन। तो डिसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू ऑकर। वो सरफेस फिर से अवेलेबल हो गया, मतलब वो सरफेस ने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, मतलब वो सरफेस कैटालिस्ट जैसा बिहेव किया। सोचो अगर वो सरफेस खराब हो जाता था तो कैटालिस्ट जैसा बिहेव नहीं करता था ना। पेंसिल से लिखते, पेंसिल को शार्पन करते, पेंसिल खत्म हो जाती। पेन से लिखते, पेन की रिफिल चेंज करते, तो जो पेन है वो कैटालिस्ट जैसा है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं अपन। बहुत ही जनरल जनरल बेसिक एग्जांपल्स रियल लाइफ से मैं दूंगा ताकि आप लोगों को टॉपिक समझ में आए। दूसरा एग्जांपल अपन ने सुबह वाली क्लास में भी देखा था, शादी.com वाला। तो अलग अलग लोग वो वेबसाइट को बार बार यूज कर सकते हैं। तो वेबसाइट इज बिहेविंग एज अ कैटालिस्ट। पेन का जो कंटेनर है, इट इज बिहेविंग एज अ कैटालिस्ट, रिफिल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन से ही हमें पता चला कि कैटेलिस्ट का बिहेवियर दिख रहा है।
द कैटेलिस्ट इज रीजनरेटेड। या तो ये सोचो कि कैटेलिस्ट ने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, या तो ये सोचो कि सपोर्ट देके खुद का सपोर्ट वापस ले लिया, उधारी में 10,000 दिए और वापस ले लिए। तो वो हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट अपन देखेंगे अभी, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटेलिस्ट सरफेस। तो ये पार्टिकल्स चले गए दूर। द सरफेस ऑफ द कैटेलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज फ्री वैलेंसीज which provide the seat for chemical forces of attraction. When a gas comes in contact with such a surface, its molecules are held up there due to loose chemical combination. If different molecules are absorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of new molecules. Thus, formed molecules may evaporate, leaving the surface for the fresh reactant molecules. बहुत बढ़िया पॉइंट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से अपने को एक्सप्लेन कर रहा है कि एडजॉर्प्शन में कैटेलिसिस में रिलेशन है। दो पार्टिकल्स आए, लूज केमिकल कॉम्बिनेशन से सरफेस को जुड़े रहे। लूज केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए सोचना है क्योंकि लूज केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से वो पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर पाए। इफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब साइड बाय साइड, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल भी आजू बाजू में एब्जॉर्ब हुए, तो वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं विथ ईच अदर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? डाउट होगा तो पूछ लो। धनबीर आपने हाथ उठाया था फिर हाथ नीचे कर दिया, डाउट रहे तो हाथ ऊपर ही रखना। सर अभी वाला नहीं समझा मेरे को। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज फ्री वैलेंसीज। हाँ धनबीर, आपको याद है आपने एक डाउट पूछा था, रेसिडुअल फोर्सेस क्या होता है, याद आ रहा है धनबीर? अब यस सर, यस सर। तो जो रेसिडुअल फोर्सेस है वही चीज यहाँ पे है। ध्यान से सोचो, सरफेस के पार्टिकल का अलग बिहेवियर, अंदर के बल्क के पार्टिकल का अलग बिहेवियर। बल्क का पार्टिकल चारों तरफ से सराउंडेड, सरफेस का पार्टिकल सिर्फ नीचे से सराउंडेड। तो जो पार्टिकल नीचे से सराउंडेड है वो सरफेस का पार्टिकल, द सरफेस ऑफ द कैटेलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज फ्री वैलेंसीज। तो जो ऊपर के सरफेस के पार्टिकल है उनकी वैलेंसीज फ्री है, वो सीट प्रोवाइड करेंगे केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। अगर हम केमिज ऑप्शन सोचे तो सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा, अगर अपन फिजिक्स ऑप्शन सोचे तो सरफेस के साथ वैन डर वाल फोर्स बनाएगा। तो यहाँ ये जो बात कर रहा है वो केमिज ऑप्शन जैसी बात कर रहा है, उसकी फ्री वैलेंसीज है जो प्रोवाइड करता है सीट केमिकल फोर्सेस के लिए। जब कोई गैस पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आएगा तो लूजली बाउंड हो जाएगा, फिर वो दो गैस पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर सकते। तो ऐसा ही कुछ होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आयरन के केस में। आयरन के पार्टिकल में है छोटे छोटे गड्ढे, हाइड्रोजन आके बैठ गया, नाइट्रोजन आके बैठ गया। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आसपास में आके बैठ गए तो वो अमोनिया का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इसका ये मतलब है कि हवा में अमोनिया नहीं बनता है, हवा में भी अमोनिया बनता लेकिन उसका रेट कम रहता। आयरन के टुकड़े की वजह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के गैस के पार्टिकल्स को पास में आने को मौका मिला, ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे, इसलिए रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी। धनबीर अनम्यूट, प्लीज रिप्लाई। अब यस सर, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। लेट अस मूव अहेड। हाँ, ये वो फिगर 5.3 है, देख लो फिगर क्या बोल रहा है। कैटेलिस्ट हैविंग सरफेस वैलेंसीज, फ्री की जो सरफेस वैलेंसीज है वो ब्लू कलर का कैटेलिस्ट है। ए और बी आ गए, अब वो ए और बी आगे चिपक गए। फिर ए और बी क्योंकि आपस में ज्यादा समय तक पास में थे आजू बाजू में, तो उनकी रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ये रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इस स्टेटमेंट को याद रखे। केमिकल काइनेटिक्स में फिर से बताया जाएगा, रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी। फिर ए और बी प्रोडक्ट बन के निकल लिया, मतलब पहले इंटरमीडिएट बना फिर प्रोडक्ट बन के निकल लिया। तो ये रिएक्शन ऐसी जा रही है, सरफेस पे चिपके आपस में जुड़ गए और सरफेस को छोड़ दिया। ठीक है, हो गया कैटेलिस्ट का एग्जांपल। एड्सॉर्प्शन हुआ कैटेलिस्ट के सरफेस पे, एड्सॉर्प्शन हुआ इसीलिए इसको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आई होप ये भी इजी पॉइंट है। डायग्राम समझ में आता है सबको? एनसीईआरटी से एक बार और देखेंगे, डायग्राम लर्न कर लेंगे, और वो जो 5 पॉइंट्स गिवन है वो 5 पॉइंट्स भी लर्न करने का है। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? एनी कंसर्न्स, डाउट्स, डिफिकल्टीज? नो डाउट्स। श्री तेज? सर इंटरमीडिएट मतलब?
हाँ वेरी गुड। ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसी चीज जो रिएक्शन में प्रोडक्ट के बाद और रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट के पहले बनता है। कैसा रहता है कि जब रिएक्शन होता है तो अपन बोलते हैं ना रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो वो रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट के पहले भी एक स्टेप आती है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, उसकी बीच वाली स्टेप है वो इंटरमीडिएटरी हाँ स्टेप, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। पढ़ेंगे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे, ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक ओके, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट से पहले। और कुछ आगे बढ़े, वेरी गुड। अब अपन को देखना है जियोलाइट्स। तो ये जियोलाइट्स की थ्योरी ऐसी की ऐसी लर्न कर लेना, मैं सिर्फ रीड करके बताता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको एज इट इज लर्न कर ले अपन। द कैटालिटिक रिएक्शन that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis। इसका डायग्राम वगैरह भी मिल जाएगा आपको। ये है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स आर गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अभी उनका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो वो माइक्रोपोरस है, माइक्रोपोरस होने की वजह से उसका सिलेक्टिविटी ऑफ द शेप अच्छा है। They are microporous aluminosilicates with 3D network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms giving AlOSi। ठीक है, तो अभी वो सिलिकेट्स क्या रहते हैं, सिलिकेट्स रहते हैं SiO SiO SiO, ऐसे जायंट स्ट्रक्चर रहता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क रहता है, उसमें कुछ सिलिकॉन के एटम्स को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या, सेमीकंडक्टर पढ़ा है क्या, एनपी जंक्शन पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर पढ़ा है क्या ऐसा? जिन लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा है हाथ उठाओ। ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है, सेमीकंडक्टर नाम सुना होगा वो लोग हाथ उठाओ। 3-4 लोगों ने ही सुना है क्या पूरे क्लास में? ठीक है, शायद हाथ उठाने में थोड़ा वो टाइम लगाता है, चलो कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लो। कैसा रहता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी रहती है, जैसे सिलिकॉन का अगर सेमीकंडक्टर है तो कभी कभी उसमें जर्मेनियम की इम्प्यूरिटी डालते हैं या कभी कभी फॉस्फोरस की इम्प्यूरिटी डालते हैं, तो एक वैलेंसी ज़्यादा वाली भी चलती इम्प्यूरिटी, एक वैलेंसी कम वाली भी इम्प्यूरिटी चलेगी। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे सोचो कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो कुछ कुछ सिलिकॉन एटम्स को अपन ने एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया। ये नेचर में भी मिलते हैं, सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। फिर जियोलाइट्स आर बीइंग वाइडली यूज्ड इन कैटालिस्ट एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये लर्न कर लेना है कहाँ यूजेस वगैरह करते हैं। और ऑनेस्टली मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ, घर की बात है अपनी, जियोलाइट पे क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए अपन इसको लर्न कर लेंगे, तो मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छी बात है रणबीर। सर जो आखिरी में अब लिखा हुआ है दे आर माइक्रोपोरस, तो उसका मीनिंग क्या है? माइक्रोपोर्स मतलब उसमें जो गड्ढे गड्ढे है वो बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं। अब उसमें गड्ढे क्यों बने, एल्यूमिनियम की वजह से बने। सोचो अगर सिलिकेट रहता था तो सिलिकेट क्या रहता था, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन बहुत बार, कुछ यस, कुछ जगहों पर सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ गया, तो एल्यूमिनियम आने की वजह से उसकी एक वैलेंसी खाली हो गई ना, तो खाली यस होने सर। की वजह से वो किसी को ट्रैप कर सकता, कैटलिस्ट जैसा बिहेव कर सकता। सोचो अब तक क्या था, अब तक जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था पीछे, आपको म्यूट करते हैं अभी, ये देखो ये डायग्राम में देखो, जो कैटलिस्ट है कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी रहनी चाहिए ना, ये इसी फ्री वैलेंसी रहेगी तभी तो बॉन्ड कर पाएगा। तो अगर मैं सिलिकेट में कुछ एटम्स सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम रख दूं तो वहां पे वैलेंसी खाली बन जाएगी, वो खाली वैलेंसी बनने की वजह से वो कैटलिस्ट जैसा बिहेव कर सकता है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। अरे यार बता भी देते डायग्राम ड्रॉ करके, बोर्ड पे ड्रॉ लिख रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड करना। हाँ अभी देखो ये ALO SI दिख रहा है आपको, तो जो ऐसा ही रहता है उसका वैलेंसी कितना रहता है, 4 रहता है ना उसका वैलेंसी। तो इसके नीचे भी एक ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, उसके ऊपर भी एक ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पे भी सिलिकॉन के नीचे भी एक ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, ऊपर भी एक ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, और इधर भी जैसे इमेजिन कर लो ऑक्सीजन लगा दिया और नीचे भी ऑक्सीजन लगा दिया और राइट साइड में भी ऑक्सीजन लगा दिया। फिर वो ऑक्सीजन के साथ और कुछ तो भी बॉन्ड लगा सकते हैं, ये भी ऑक्सीजन की वैलेंसीज फुलफिल करने के लिए दूसरा कुछ आ जाएगा, जैसे बहुत सारे आ गए। लेकिन अब एल्यूमिनियम को सोचो, एल्यूमिनियम में क्या रहता, 3 ही साइड से ऑक्सीजन लगा सकते हैं, है ना, इस साइड में कुछ तो भी बॉन्ड खाली हो गया उसका। सोचो बॉन्ड खाली हो गया मतलब वो उसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है ना उसमें,
माइक्रोपोर बन गया ना, छोटा सा गड्ढा जैसा बन गया, सारा सब कुछ सिलिकॉन ऑक्सीजन रहता था, तो जायंट स्ट्रक्चर बनता है SiO2 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 बहुत बार। तो वैसा जायंट स्ट्रक्चर ना बनते हुए अभी वो AlOSi जैसा कुछ बन रहा है, कुछ सिलिकॉन के एटम्स को एल्यूमिनियम के एटम से रिप्लेस कर दिया, तो कुछ 4 वैलेंसी वाले एटम्स को 3 वैलेंसी वाले एटम से रिप्लेस कर दिया। some atoms of valency 4 are replaced by some atoms of valency 3। सिलिकॉन को रिप्लेस किया एल्यूमिनियम से, सारे एटम्स को कर दिया गया नहीं, थोड़े से ही एटम्स को किया, तो वो है जियोलाइट का कंडीशन। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। और कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है किसी को? बड़े आगे अपन, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी नया आर्टिकल स्टार्ट होता है कोलॉइड्स। तो 3 टाइप की चीजें बताई थी, सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन। एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो सब्सटेंसेस कैसे थे? एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स थे। याद करो, सब्सटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, तो जो मिक्सचर है वो मिक्सचर 3 टाइप का है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। और उसमें जो कोलॉइड है, वो कोलॉइड को और 3 टाइप से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब 3 टाइप के कोलॉइड नहीं है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कोलॉइड को क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं, और टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल दिन में देखा था, गर्ल्स और बॉयज में भी क्लासिफाई कर सकते स्टूडेंट्स को, 11th और 12th में भी कर सकते। और कैसे कर सकते? NB13 और C19 में भी अपन क्लासिफाई कर सकते स्टूडेंट्स को, डिपेंडिंग ऑन द बैच। तो कोलॉइड्स को भी क्लासिफाई करने के 3 मेथड्स है। तो जो कोलॉइड्स फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते, वही कोलॉइड्स नेचर ऑफ इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। फिर कोलॉइड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है क्या? ऐसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। साइज ऑफ द पार्टिकल्स कुछ तो भी फिक्स रहता है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर रहता है शायद से। देख लेना क्या है, और वो लर्न कर लेना, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अभी जनता ये लिख ले, जो भी बोर्ड पे दिख रहा है लिख लो, जल्दी लिखे। चले आगे, कितने लोग लिख रहे हैं हाथ उठा के प्लीज बताओ। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चले आगे बढ़े, कैन वी मूव हेड? लेट अस मूव हेड, यस वी कैन। तो पहला क्लासिफिकेशन फेस के वजह से, फिजिकल स्टेट की वजह से। फिजिकल स्टेट 3 टाइप के रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 चीजें सीखने को मिल रही है यहाँ पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। याद करो, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सुन लो लिख लो,
डिस्पर्स्ड फेज मतलब सोल्यूट जैसा, एड्सॉर्बेट जैसा। डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट जैसा, एड्सॉर्बेंट जैसा। जिसमें चीजें जा रही है वो है एड्सॉर्बेंट, जिसमें चीजें जा रही है वो है सॉल्वेंट, और वही है डिस्पर्जन मीडियम। जो जा रहा है वो है एड्सॉर्बेट, जो डिसॉल्व हो रहा है वो है सोल्यूट, और जो कोलॉइड डिस्पर्स हो रहा है वो है डिस्पर्स्ड फेज। इजी है। फेज मतलब सोल्यूट के जैसा, और मीडियम डिस्पर्जन मीडियम मतलब, ये डिस्पर्ज नहीं, डिस्पर्जन होना चाहिए यहाँ पे। डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट के जैसा। इजी है ये चीज, लर्न करेंगे इस चीज को। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने भी मन में हाँ बोला होगा, मेरे भी मन में से आवाज आई यस सर। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं। कुल 8 टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दिख रहे हैं यहाँ पे। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। क्या आप लोग देख पा रहे हो कि गैस इन गैस नहीं दिख रहा है यहाँ पे? देर आर टोटल 9 फॉर्मेट्स, 9 फॉर्मेट होने चाहिए ना, 3 अपने पास में स्टेट है, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हर एक का क्लबिंग करेंगे दूसरे के साथ में। तो गैस इन गैस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं दिखता है गैस इन गैस? क्योंकि गैस इन गैस कभी भी कोलॉइड नहीं बनाता। गैस इन गैस जो है वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, वो कभी भी कोलॉइड नहीं बनाएगा। इस चीज को अपन याद रखें। कोलॉइड फॉर्मेशन नेवर टेक्स प्लेस, इट इज ऑलवेज गैस इन गैस, मतलब इट इज ऑलवेज ए ट्रू सॉल्यूशन। ये एग्जांपल्स लर्न करना है। अब ये मैं टेबल एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सॉलिड को आपने डिसॉल्व किया सॉलिड में, तो सोचो, सुनने में अजीब लगता है, सॉलिड को सॉलिड में कैसे डिसॉल्व करेंगे? डिसॉल्व थोड़ी होता हो, नहीं होता है। मिक्स कर रहे हैं उसको, कोलॉइड बना रहे हैं उसका, तो क्या बनता है? उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। SOL सोल, इसको ऐसे ही पढ़ना। एग्जाम्पल है सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन्स। तो जेम स्टोन्स में कैसे अलग अलग चीजें, अलग अलग सॉलिड दूसरे सॉलिड में स्टडेड करके रख देते, डिसॉल्व करके रख देते। पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। पूरी तरह डिसॉल्व ना हो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और डिसॉल्व हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है उसको बोलते हैं कोलॉइड। याद करो, एकदम पहले लेक्चर में बताया था, जब एनबी नहीं C19 की न्यू बैच से तो मैं पहली बार ही मिला था तब। याद आ रहा है? ऐसा कुछ मैंने बताया था। कोलॉइड्स बीच वाले रहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन अच्छे से डिसॉल्व हो गया, सस्पेंशन अच्छे से सेटल डाउन हो गया। ये वो चीजें है जो सेटल भी नहीं हो रही है और डिसॉल्व भी नहीं हो रही है। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल अपन देखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल वुड बी सॉलिड इन लिक्विड। तो वो बनाता है सोल, उसको सोल बोलना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये वाला कंडीशन, ये लर्न करना। इस पे अपन सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। सॉलिड इन लिक्विड सोल, सबसे ज्यादा डिस्कशन अपना इसी पे होने वाला है। पेंट्स, सेल्फ फ्लूइड, एग्जांपल इजी है, लर्न कर सकते हैं आप। सॉलिड इन गैस को बोलते हैं एरोसोल। अगला देख रहा हूं मैं, सॉलिड इन गैस इज कॉल्ड एज एरोसोल। एरोसोल नाम सुना होगा आप लोगों ने। लिक्विड इन सॉलिड है जेल। देखो कितना डिफरेंस है, सॉलिड इन लिक्विड बनता है सोल, लिक्विड इन सॉलिड बनता है जेल। बटर, जेलीज, चीज। लगता है ना कि जो चीज है वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, क्योंकि उसका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, लेकिन उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स डिसॉल्व किए गए हैं, जो कंस्टिट्यूएंट उसमें डिस्पर्स किए गए हैं, वो डिस्पर्स किए हुए कंस्टिट्यूएंट्स लिक्विड है। ठीक है। फिर लिक्विड इन लिक्विड को बोलते हैं इमल्शन। याद है मैंने एक बार चिल्ला चिल्ला के बोला था मिल्क इज एन इमल्शन, मिल्क इज एन इमल्शन, तो वो पॉइंट आ गया यहाँ पे। मिल्क में बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स लिक्विड वाटर में तैर रहे हैं, ना वो ठीक से डिसॉल्व हो रहे हैं, ना वो ठीक से सेटल डाउन हो रहे हैं, वो ऐसे ही डिस्पर्स्ड फेज में घूम रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इमल्सन। इट इज कॉल्ड एज इमल्शन। ठीक है। फिर और एक एरोसोल का एग्जांपल आ गया नीचे, ऊपर भी एरोसोल नीचे भी एरोसोल, लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन सॉलिड इन गैस भी एरोसोल और लिक्विड इन गैस भी एरोसोल। तो अगर गैस डिस्पर्जन मीडियम है तो एरोसोल बोल देना। फिर गैस इन सॉलिड है सॉलिड सोल, और लास्ट में फोम। फोम आप लोगों को पता होगा, वो कॉफी बनाते हैं ना, कैपेचिनो वगैरह कॉफी, महंगी वाली जो कॉफी रहती है उसके ऊपर कैसा झाग रहता है, वो झाग है फ्रॉथ। फ्रॉथ में क्या रहता है? गैस पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व किया रहता है, डिस्पर्स किया रहता है। गैस के बुलबुल दिखते हैं उसमें, बबल्स गैस के दिखते हैं, छोटे छोटे बबल्स। उसकी वजह से अपन उसको बोलते हैं फ्रॉथ। इट इज अ टाइप ऑफ फोम, बोलते भी उसको फोमिंग कॉफी। ठीक है भाई।
तो ये टेबल 5.4 है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड सिस्टम, एनसीईआरटी से उठाया हुआ टेबल है, डाउट्स पूछ लो इसमें, एग्जांपल्स लर्न करने हैं। गौरी, इससे आपकी आवाज बहुत ज्यादा लो आ रही। अरे यार आवाज़ लो आ रही, अरे फिर से आवाज़ लो आ रही। गौरी अभी ठीक है क्या? गौरी अनम्यूट करो, बताओ ठीक है क्या? नहीं सर, थोड़ी अभी भी लो है। अरे यार। गौरी आप प्लीज़ अनम्यूटेड ही रहो, ठीक है? गौरी अब ट्राई करते हैं, बताओ ठीक है, आप बेटर है? सर उससे भी ज्यादा लो हो गई। अरे यार, नहीं यार, नेटवर्क कनेक्टिविटी तो है मेरे पास में, नेटवर्क है, माइक भी मैंने मुंह के पास में ही पकड़ के रखा है। गौरी एक बार ट्राई करो, बताओ 1 2 3 4, आवाज़ आ रही है? अभी क्लियर है, चलो ठीक है। ये पॉइंट समझ गया क्या गौरी? लर्न करना है इसको, नहीं समझा होगा तो एक बार यूट्यूब पे 5 मिनट देख लेना। अनम्यूट करे, रिप्लाई करे गौरी। ओके सर। ओके, थैंक यू। धनबीर, डाउट? सर ये सॉलिड इनटू लिक्विड का समझ गया, सॉलिड इनटू गैस का समझ गया, लेकिन सॉलिड टू सॉलिड हाँ ठीक है, सॉलिड इनटू सॉलिड में डाउट आ रहा है, तो सॉलिड इनटू सॉलिड ऐसे ही लर्न कर लो। सम कलर्ड ग्लासेस, अभी कैसा रहता है ग्लास, वो जो कलरफुल ग्लासेस रहते हैं ना, ऐसा कांच वाला कांच नहीं, खिड़की वाला कांच नहीं, कलाकारी वाला कांच। तो कलाकारी कांच को कलर कैसे मिलता है? कांच तो ट्रांसपेरेंट रहता है, कलरफुल कांच भी रहते ना, मिरर नहीं कांच, मतलब मिरर में रिफ्लेक्शन होता, वो जो खिड़की में लगाते, वो बड़े बड़े महलों में जो लगाते कलरफुल कांच, तो वो कलर इम्पार्टिंग सब्सटेंस क्या रहता है? कलर इम्पार्टिंग सब्सटेंस सॉलिड रहता है, और उसका डिस्पर्जन मीडियम है वो भी सॉलिड है, इसीलिए सॉलिड इन सॉलिड। सम कलर ग्लासेस जेम स्टोन्स, ठीक है? धनबीर, सॉरी सर, अभी भी नहीं समझा सर। उसका उसका रीजन क्या है कि वो उसमें अपना हो जाता है उसमें, वो अभी भी नहीं समझा मेरे को। ठीक है। देखो कलरफुल ग्लास कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी पता नहीं ऐसे बनाते कि नहीं, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, ग्लास का चूरा लेते हैं, क्रश करके ग्लास ग्लास ले लिया, मिक्सर में से घुमा ले, कांच लिया, एकदम फाइन ग्लास मिल गया अपने को। वो पतंग के लिए मांझा कैसा बनाते हैं उसके लिए कैसा ग्लास की पाउडर लेते हैं, वैसा वाला ग्लास इमेजिन करो। अब अपने को वो ग्लास को कलरफुल बनाना है, तो कलरफुल बनाने के लिए उसके अंदर कुछ कलरिंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे अपने को। तो वो कलरिंग एजेंट्स भी अपन ने क्या किए, एकदम क्रश करके फाइन क्रश्ड कलरिंग एजेंट्स उसमें मिक्स कर दिए। जैसे आटा के टाइम पे कैसा उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्स कर लेते हैं खाना बनाने के पहले, रोटी बनाने के पहले, तो वैसे ग्लास के चूरे में कोई दूसरे कलरफुल सब्सटेंस का चूरा मिक्स कर दिया, फिर उससे अपन ने कुछ तो भी केमिकल मेथड लगा के उसका ग्लास बनाया, कांच बनाया शीट के जैसा। अब वो जो शीट रहेगी वो कलरफुल रहेगी, फिर उसमें कुछ कुछ पैच वर्क वगैरह कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर लगा सकते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को बहुत ही फाइन तरीके से इंटरमिक्स किया जा रहा है। वो फाइन तरीके से इंटरमिक्स करने को ही सॉलिड सोल ऐसा अपन नाम देते हैं। धनबीर मैंने जो बोला क्लिक हुआ क्या? अब ये सर अब समझ गया, थैंक वेरी यू। गुड, ठीक है। तो ऐसा है कि जो अभी मैंने बोला वो शायद गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कलरफुल ग्लास कैसे बनाते, लेकिन जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो यहाँ से क्लियर हो गया है। तो सॉलिड इन सॉलिड बनाते वक्त बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दूसरे फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में मिक्स किए जाते हैं, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, और जो डिस्पर्स्ड फेज है उसकी क्वांटिटी बहुत कम। जिसकी क्वांटिटी कम वो होता है डिसॉल्व, तो वो डिसॉल्व होता है इसीलिए वो हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। एक चीज अपन ध्यान से सोचे कि एड्सॉर्प्शन में आता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, सॉल्यूशन में आता है सोल्यूट और सॉल्वेंट, और डिस्पर्जन में कोलॉइड में आता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कोलॉइड, सॉल्यूशन और एड्सॉर्प्शन, ये तीनों को एक साथ रीड करने का कोशिश करें। श्रीतेज, सर वो गणपति जी, क्या हो गया? हाँ सर वो गणपति की मूर्ति बनाते के टाइम
हाँ, वो जो मिट्टी यूज करते हैं ना, तो वो हाँ हो गई डिस्पर्शन फेज, और वो जो पूरा ये हिरितेज पानी पी रहे हो क्या आप? अगर पानी पी रहे हो तो पहले पी लो। हाँ सर, वो मूर्ति जो बनती है वो हो गई डिस्पर्शन मीडियम, और जो मिट्टी यूज करते हैं वो डिस्पर्शन फेज, राइट? नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज करो उसको। जो ज़्यादा मिट्टी ली वो है डिस्पर्जन मीडियम, और जो कम मिट्टी कलरफुल सब्सटेंस लिया वो हो जाएगा डिस्पर्स फेस। फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे अपन यहाँ, फाइनल प्रोडक्ट सॉलिड सोल हो जाएगा। तो वो जो मिक्सचर है वो फाइनल प्रोडक्ट सॉलिड सोल है। वो सॉलिड सोल को आपने डिफरेंट शेप दे दिया और मूर्ति बना दी, ऐसा सोच सकते हैं। कमेंट। यस सर, अंडरस्टैंड। ठीक है। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना टेबल अच्छे से, बढ़िया। डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन मीडियम एंड टाइप ऑफ कोलॉइड। आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें और किसी को? ठीक है। हाँ, अभी ये एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स है, तो क्या करते हैं अपन इसको रीड कर लेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये लिक्विड एंड सॉलिड जेल बन जाता है, ये जेल बता दिया ना मैंने। हाँ, क्रीम वगैरह पता है, चीज बटर जेली, वो जेल जैसा रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको लर्न कर लेंगे अपन, बाद में देख लेना। मेनी फैमिली कमर्शियल, एक सेकंड रुक जाओ। जेल भी रहता है, सोल भी रहता है, इमल्शन भी रहता है। हाउएवर इन द प्रेजेंट यूनिट वी शैल टेक अप सोल्स एंड इमल्शंस ओनली। ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है ये, आगे बढ़ सकते हैं अपन। हाँ, अभी दूसरा क्लासिफिकेशन मेथड है लायोफिलिक कोलॉइड्स, मतलब लिक्विड लविंग, और लायोफोबिक कोलॉइड्स मतलब लिक्विड हेटिंग। तो कैसा रहता है कि दो टाइप की चीजें रहती है, एक होता है फिलस, फिलस मतलब अट्रैक्शन, और एक होता है फोबिया, फोबिया मतलब रिपल्शन। आपने सुना होगा, जैसे कुछ लोगों को हाइट का फोबिया रहता है। फोबिया मतलब हेटिंग, मतलब रिपल्शन जैसा, और फिलस मतलब अट्रैक्शन मतलब लविंग। ठीक है, तो क्या रहता है कि मैं लिख देता हूँ पहले, फिर सुन लेना। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे। आप लोग पहले वो दो स्टेटमेंट्स को रीड करें, फिर रीड करने के बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ लोगों के साथ में, तो आप हाथ उठाए और फिर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? पहले रीड कर लो। प्लीज रीड द टू स्टेटमेंट्स। प्लीज वेट। चलो डिस्कस करेंगे। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आवाज आ रही है। जय, अनम्यूट। पहला स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। If the particles of dispersed phase are attracted to the particles of the dispersion medium, it is called as lyophilic colloid. इसका मतलब क्या हो रहा है? सर मीन्स जब एब्जॉर्ब बेंट के पार्टिकल्स एब्जॉर्बेट की तरफ अट्रैक्ट होते तब
जो कोलाइड बनता है उसे लायोफिलिक कोलाइड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। सिर्फ इसमें इसको अब कोलॉइड को एड्सॉर्प्शन के साथ रिलेट मत करो। कोलॉइड एक अलग आर्टिकल है, कैटालिस्ट एड्सॉर्प्शन से रिलेट हो गया, वो चीज वहां खत्म हो गई। अब कोलॉइड में आप ये मत बोलो कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल है, इसमें नया टर्म है। क्या नया टर्म है? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के साथ अगर डिस्पर्स फेज की अच्छी बन रही है, दोनों के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक कोलॉइड। कमेंट करो जय। यस सर, थैंक यू। ओके, हाँ, थैंक यू। श्रीतेज सेकंड स्टेटमेंट रीड करेंगे। यस सर, अगर जो डिस्पर्शन मीडियम के जो फेस के जो पार्टिकल्स है, अगर वो मीडियम के साथ अट्रैक्शन नहीं करते, तो वो जो कोलाइड बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइफोबिक कोलाइड। बराबर, उसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड। अब आप ये समझो कि अगर दोनों में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन अगर है, तो उस वो बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन जैसा। और अगर वो दोनों में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन है, बहुत ही ज्यादा हेट्रेड है, तो वो बन जाएगा सस्पेंशन जैसा। तो कैसा रहता है कि ये अपन ने पहले डिस्कस किया भी था, आप लोगों को याद होगा। ट्रू सॉल्यूशन रहता है, ट्रू सॉल्यूशन के बाद में मैंने बताया था कोलॉइड रहता है, और कोलॉइड के बाद में मैंने बताया था सस्पेंशन रहता है, पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। SUSP लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़ा, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा, और कोलॉइड के पार्टिकल का साइज थोड़ा बीच में आ गया, मीडियम लेवल में आ गया, ठीक है। फिर वो जो कोलॉइड्स है उसमें भी अगर अपन डिस्टिंक्शन करना चाहे, अब ये साइज वाला डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला डिस्टिंक्शन है। तो जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी ट्रू सॉल्यूशन जैसी रहेगी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में अच्छा अट्रैक्शन रहता है। और जो रिपल्शन वाली चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी रिपेल करती रहेगी, सस्पेंशन जैसी बनेगी। तो लायोफोबिक कोलॉइड थोड़ा सा रिपल्शन जैसा, क्योंकि उसमें चीजों में बन नहीं रही है, पट नहीं रही है वो दोनों की, और ये यहाँ पे अट्रैक्शन जैसा, ठीक है। तो इसको अपन लर्न करें, और ये दो स्टेटमेंट्स लिख लो, और कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। हार्दिक, सर वो आपने रेड कलर से जो लिखा है राइट साइड में, वो एक बार रिपीट कर। हाँ, रेड कलर से जो लिखा है राइट साइड में रिपीट करो। देखो कैसा रहता है, ट्रू सॉल्यूशन रहता है, उसके बाद में कोलॉइड आता है, उसके बाद में सस्पेंशन आता। सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े रहते हैं, इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे रहते हैं, इसलिए वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो अपन बोलते हैं डिसॉल्व हो गया। और कोलॉइड मतलब ना ठीक से डिसॉल्व हुआ ना ठीक से सेटल डाउन हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्पर्स हो गया, वो अंदर ही अंदर तैर रहा है। जैसे मिल्क में फैट के पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, वो डिसॉल्व भी नहीं हुए ठीक से और सेटल डाउन भी नहीं हुए। अब वो जो कोलॉइड है, उस कोलॉइड को अपन और दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है जो अट्रैक्शन दिखाता और एक है जो अट्रैक्शन नहीं दिखाता। नहीं दिखाता मतलब रिपल्शन वाला। तो लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो आर वाला है, आर फॉर रिपल्शन। और लायोफिलिक कोलॉइड वो है जो ए वाला है, ए फॉर अट्रैक्शन। मतलब जो लायोफिलिक कोलॉइड है वो ट्रू सॉल्यूशन के जैसा है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, अट्रैक्शन है ना। और लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो सस्पेंशन जैसा है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, रिपल्शन है ना इसलिए। कहाँ गए हार्दिक? अनम्यूट। यस सर। ठीक है सर, चले आगे। श्रीतेश, डाउट? सर समझ गया, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नेचर ऑफ इंटरएक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अब ये लाया, हाँ, तो ये उसकी डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाया ना, ये वही डेफिनेशन है, तो अपन इसको रीड कर लेते हैं। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। कोलॉइडल सोल, याद करो सोल, अभी अपन ने देखा ना सोल क्या रहते हैं। सोल मतलब कोलॉइड। कोलॉइडल सोल डायरेक्टली formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber with a suitable liquid, the dispersion medium, are called lyophilic soul. The important characteristics of this soul is that if the dispersion medium is separated from the dispersion phase, say by evaporation, the soul can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. So जो कितना बढ़िया है, अगर उसको अपन ने सेपरेट कर भी दिया तो भी उसको फिर से बना सकते। इट कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के साथ में रीमिक्स कर दो और वो फिर से कोलॉइड बन गया। दैट इज वाई दीज सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल सोल। अट्रैक्शन है ना,
अगर अट्रैक्शन है तो फिर तो कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं रहा, रिवर्स कर ही सकते हैं, सेपरेट भी हो गए तो भी वापस इंटरमिक्स हो जाएंगे. Furthermore, these sols are quite stable and cannot be easily coagulated as discussed later. वो later डिस्कस करेंगे अपन. ये जो सोल रहते हैं ये स्टेबल रहते हैं. क्यों स्टेबल रहते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन है ना उसमें, ट्रू सॉल्यूशन जैसा है वो. लायोफिलिक कोलॉइड्स, लिक्विड लविंग. ठीक है क्या? कोई डाउट है इसमें? बोलिए सर. हाँ सर, ये आपने भी बोला कि वो अभी लाइव फिलिक है, वो अटैक करते हैं इसलिए वो स्टेबल रहे, जैसे बोला ना आपने. हाँ बराबर यही बोला, अट्रैक्ट करते हैं हाँ इसलिए स्टेबल रहते हैं. बराबर लिख हाँ लो कहीं पे, हाथ यस पे लिख सर. लो, यूपीएससी में आ जाएगा. ठीक है चले आगे. हो गया, लायोफिलिक कोलेड हो गया. अब इसका उल्टा क्या रहेगा? लायोफोबिक रहेगा. The word lyophobic means liquid hating. Substances like metals, their sulfides, etc., when simply mixed with the dispersion medium, do not form the colloidal soul. Their colloidal soul can be only prepared by special method. उसमें अट्रैक्शन नहीं है ना, उसमें रिपल्शन है. रिपल्शन वालों को स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता सोल. Such soul are called lyophobic soul. These soul are readily precipitated or coagulated. कोएगुलेशन मतलब आपने सुना होगा, वो कहीं पे हाथ पे चोट वोट लग जाती तो खून जमा हो जाता, खून कड़क हो जाता, उसको बोलते खून का कोएगुलेशन होना. फिर उसके ऊपर एलम लगाते, फिटकरी लगाते, जिससे कोएगुलेशन जल्दी हो जाए. तो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते, जिसकी वजह से जल्दी कोएगुलेट कर सकता है ब्लड. ठीक है, तो कोएगुलेशन मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, गट्ठा बनना उस चीज का. तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्योंकि उनकी पटती नहीं है लिक्विड के साथ में, तो वो एकदम से जल्दी से रेडिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, रेडिली कोएगुलेट होते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और हीटिंग और बाय शेकिंग, एंड हेंस दे आर नॉट स्टेबल. लायोफिलिक स्टेबल, लायोफोबिक नॉट स्टेबल. लायोफिलिक रिवर्सिबल, लायोफोबिक इरिवर्सिबल. लायोफिलिक रीजनरेट कर सकते, ये रीजनरेट नहीं करते, इसको तो पहली बार बनाने के लिए स्पेशल मेथड लगता. और लास्ट वाला पॉइंट, लायोफोबिक सोल नीड्स स्टेबिलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन. उनके प्रिजर्वेशन के लिए उनको स्टेबिलाइजिंग एजेंट की जरूरत रहती. लायोफोबिक सोल नीड्स स्टेबिलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन. ठीक है, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक समझ गया क्या? इस पे क्वेश्चंस आते. और लायोफोबिक पे तो न्यूमेरिकल्स भी आते, बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल रहते हैं, वो प्रैक्टिस भी करेंगे अपन उस चीज का. चलो कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, थैंक यू. चलो आगे बढ़ेगा. आगे थर्ड वाला पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. तो जो पार्टिकल्स रहते हैं कोलॉइड में, उसके बेसिस पे कैसा क्लासिफिकेशन होता है, तो ये अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे. आज के लिए सफिशिएंट हो गया, आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस हो गई होंगी. तो मुझे ये भी पढ़ाना था आज, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगा. और ये बचा हुआ ये सब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैंने लिख के रखा है. पीपीटी आज शेयर हो जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे. तो अभी जो बताया, अभी जो पढ़ा है, इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे वो स्क्रीन अपने आप बंद हो गया. ठीक है, गलती से स्टॉप शेयर बटन दब गया था. अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, और एक चीज, ये जो लास्ट वाला आर्टिकल दिख रहा है ना, लास्ट वाला एंजाइम कैटालिसिस, आर वी कनेक्टेड? आर वी कनेक्टेड? यस वी आर कनेक्टेड. ये जो लास्ट वाला आर्टिकल दिख रहा है एंजाइम कैटालिसिस, ये बाद में पढ़ेंगे अपन. बाद में मतलब ये टॉपिक के एंड में. ये इसकी थ्योरी स्टार्टिंग में कैटालिसिस के साथ में इसकी थ्योरी है, लेकिन ये लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं. और बाकी के जो आर्टिकल्स है वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे. तो प्लीज एनसीईआरटी से टॉपिक रीड करते रहे. जो डाउट है आप डाउट जमा करके रखें, नेक्स्ट टर्न पे आप लोग पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास अभी मेरा कल होगा, कल इवनिंग में 7 PM में मिलूंगा C19 न्यू स्टूडेंट्स को. इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा. प्लीज रीड करके आए और वीडियो लेक्चर्स देख के आए, उससे थोड़ा अपना जल्दी हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर पाएंगे. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज? नहीं है? ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. हम कल मिलेंगे 7 PM. थैंक यू सो मच.